This lecture is about the working of the और ट्रांसफार्मर। लास्ट क्लास में हमने इंट्रोडक्शन देखा था ट्रांसफार्मर का क्या होता है और कुछ बेसिक चीज़ें जानी थी। और इस लेक्चर में हम देखेंगे कि ट्रांसफार्मर जो है वो कैसे काम करता है। उससे पहले मैं कुछ आपको रिवाइज करा दूं। सबसे पहले हमें जानना है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत को समझना है। प्रेरण सिद्धांत, प्रेरण जब शब्द हम यूज़ करते हैं जिसको हम इंडक्शन बोलते हैं, तो वहाँ पर आपको पता होगा कि प्रेरण कैसे होता है। किसी भी सपोज ये कंडक्टर है, उसमें जब करंट का फ्लो किया जाता है उसके अक्रॉस सप्लाई लगा करके, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनती ही है, बट इसके साथ साथ एक मैग्नेटिक फील्ड भी ये डेवलप करता है और इसी मैग्नेटिक फील्ड में फ्लक्स बनता है नाउ। और इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको पता है कि करंट बनता है। तो जब भी हम फ्लक्स की बात करेंगे तो हम किस फील्ड की बात कर रहे हैं? चुंबकीय क्षेत्र। जब भी हम करंट की बात करेंगे तो हम किस फील्ड की बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि फैराडे का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल है इंडक्शन, वो बोलता है कि E इज प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाई डी टी। और यहाँ पर E दैट इज इंड्यूस्ड ईएमएफ, प्रेरित जो ईएमएफ है वो किसके बराबर होगा? N डी फाई बाई डी टी के बराबर। तो जब भी किसी भी विद्युत परिपथ में, किसी भी सर्किट में, किसी भी कॉइल में डी फाई बाई डी टी हो रहा है, डी फाई बाई डी टी का मतलब फ्लक्स के मान में परिवर्तन हो रहा है। फ्लक्स इज नॉट ए कांस्टेंट, कांस्टेंट नहीं है फ्लक्स। तो ऐसा कब होगा? जब हम एसी सप्लाई की बात करते हैं। अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज़ क्या होते हैं आपको सबको अच्छे से पता है कि जो टाइम के साथ में वेरी कराते हैं। और डायरेक्ट करंट इज टाइम इनवेरिएंट, टाइम के साथ में ये वेरी नहीं होते। तो यहाँ पर देखिए कि जो भी एसी क्वांटिटीज़ होंगे वहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा, फ्लक्स कांस्टेंट नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ और सिर्फ एसी में ही क्या हो सकता है, ये वाला हमारा लॉ एप्लीकेबल है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा तो वहाँ एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि वहाँ जब भी किसी भी फील्ड में इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगा वहाँ फ्लक्स भी डेवलप होगा। अब क्योंकि उस दिन हम लोगों ने देखा था कि ट्रांसफार्मर इज़ अ टू सर्किट डिवाइस। आपको मैं कुछ इस तरीके से समझाता हूँ। ये है C1 कॉइल 1 और ये है कॉइल 2। सपोज ये कॉइल है, कंडक्टर है मान के चलिए। इन दोनों में करंट, मान लीजिए कॉइल 1 में करंट फ्लो हो रहा है I1। तो I1 के कारण कॉइल 1 में क्या होगा? एक फ्लक्स बनेगा, सपोज phi1। सपोज कॉइल 2 अलग से किसी सप्लाई से जुड़ा है और इसमें करंट फ्लो हो रहा है I2 और कॉइल 2 में फ्लक्स सपोज बन रहा है phi2। अब क्योंकि दोनों ही कॉइल्स में क्या हो रहा है, दोनों ही कॉइल्स में आपका फ्लक्स अलग अलग बन रहा है, लेकिन अब हम देखते हैं कि जब ये दोनों कॉइल्स मान लीजिए कि आपस में जुड़ गए हैं, इलेक्ट्रिकली कपल्ड हैं, ठीक है, मान लेते हैं, या पास पास रखे हुए हैं, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, जिसको बोलते हैं प्रभावित कर रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में फ्लक्स जो है, फ्लक्स 1 अपने कॉइल में तो अफेक्ट करेगा ही, इसके साथ में 2 को भी लिंक कराएगा, और फ्लक्स 2 अपने को लिंक, अपने के साथ में तो रिएक्ट करके 1 से भी लिंक होगा। तो इन दोनों में क्या होगा? फिर म्यूचुअल फ्लक्स एक डेवलप होगा, जिसको हम phi12 और phi21 के टर्म्स में पढ़ते हैं। मतलब दो कॉइल में अलग अलग फ्लक्स का लिंकेजेस, फ्लक्स 1 का 2 पर और फ्लक्स 2 का 1 पर। क्योंकि दोनों क्या हो गए हैं, सेपरेट ना रह करके दोनों कंबाइंड हो गए हैं, लेकिन सप्लाईज अलग अलग है, दोनों के फ्लक्सेस अलग हैं। सेम फ्लक्स होने से क्या होगा,
जो सेम फ्लक्स होने से यहाँ पर एक ही होगा और म्यूचुअल वाला जो कंसेप्ट है वो थोड़ा सा बदल जाएगा। हमने अभी अलग अलग की बात की ना, फाई टू जो बन रहा है वो अलग सप्लाई से और फाई वन जो बन रहा है वो अलग सप्लाई से, बातें अलग अलग हैं, थोड़ा सा समझेंगे। यहाँ पर देखिए, जब ऐसा फ्लक्स का लिंकेज होता है तो अगर हम कॉइल वन की बात करें तो कॉइल वन के लिए ये जो हमने फाई वन लिखा है इसे क्या बोलेंगे, सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन मतलब स्व प्रेरण, खुद के लिए प्रेरित होना। आई वन क्या करेगा, फाई वन बनाएगा, इसका मतलब क्या है, खुद के लिए बना रहा है। वैसे ही आई टू क्या करेगा, फाई टू बना रहा है, खुद के लिए बना रहा है, तो दैट इज सेल्फ इंडक्शन। अब यदि हम इस फ्लक्स की बात करें जो ये दोनों को लिंक करा रही है, तो यहाँ पर ये फ्लक्स, अब क्योंकि पहले कॉइल का फ्लक्स सेकेंड कॉइल को, सेकेंड कॉइल का फ्लक्स फर्स्ट कॉइल को, तो यहाँ पर कोई भी सेल्फ इंडक्शन वाली बात नहीं होगी, इसे कहा जाएगा म्यूचुअल इंडक्शन। तो इंडक्शन जो है वो दो प्रकार से हो सकता है, एक स्वप्रेरण और एक अन्योन्य प्रेरण या म्यूचुअल इंडक्शन। हिंदी में बहुत ही अच्छा वर्ड है, आप लोग शायद समझ पाएँ, अन्योन्य प्रेरण, इसको बोलते हैं इंग्लिश में म्यूचुअल इंडक्शन। क्लियर? तो यहाँ तक बात थी। अब हम, आपको शायद फराडे का नियम और सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्शन क्लियर है, तो ये बेसिक हो गया हमारा ट्रांसफार्मर्स को समझने के लिए। अब मैं आप लोगों के लिए ट्रांसफार्मर के छोटा सा सर्किट, जो बेसिक सा डायग्राम आपको सारी बुक्स में मिल जाएगा, वो मैं आपको बनाता हूँ और उसी से ही आप आसानी से कंसेप्ट को समझ लेंगे कि ट्रांसफार्मर क्या होता है। इजी टॉपिक ज़रूर है, बट हमको थोड़ा सा इसको बहुत अच्छे ध्यान से पढ़ना है ताकि हमसे गलती ना हो। ये आप समझ रहे होंगे, ये कॉइल लपेटा गया है और ये दो ऐसे कॉइल्स लपेट दिए गए हैं ट्रांसफार्मर में, ठीक है। अब और एक यहाँ पर आपको, चलिए ठीक है, तो सपोज़ ये मेरा एक ट्रांसफार्मर का बेसिक सा डायग्राम हो गया। ये जो आपको ब्लैक कलर का एक बॉक्स, एक विंडो जैसा एक बॉक्स दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं कोर, ये मैं आपको बता चुका हूँ। और ग्रीन और रेड में जो हमने बनाया वो वाइंडिंग्स हैं। अब फर्स्ट क्लास में हमने देखा था कि जिस भी साइड में सप्लाई लगेगी वो बन जाएगा प्राइमरी, और जहाँ पर भी लोड लगेगा वो बन जाएगा सेकेंडरी साइड। तो उस हिसाब से अगर देखें तो मान लीजिए कि मैं यहाँ पर सप्लाई कनेक्ट करता हूँ और यहाँ पर लोड लगा देता हूँ, तो ये बन गया प्राइमरी साइड और ग्रीन वाला जो बन गया वो सेकेंडरी साइड। अब देखिए, जो हमारा ट्रांसफार्मर है वो काम कैसे करेगा। सपोज़ हमने एक सप्लाई यहाँ से लिया और यहाँ से एक करंट फ्लो कराई, सपोज़ वोल्टेज V1 लिया। 1 इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि सारा चीज़ हम फर्स्ट कॉइल के लिए लिखेंगे जैसा हमने पहले एग्जांपल में देखा। और तो यहाँ करंट फ्लो होगा I1, और ये करंट यहाँ फ्लो जब होगा तो आपको पता है कि इस कॉइल में फ्लो होगा तो फर्स्ट कॉइल के लिए क्या बनाएगा, एक फ्लक्स बनाएगा। सपोज़ फ्लक्स इज़ 5, और ये फ्लक्स जो है उसके कारण यहाँ पर क्या होगा, हमने देखा था d∅dt तो होगा ही, तो इसके कारण क्या होगा, यहाँ यहाँ एक EMF इंड्यूस होगा जिसको हम बोलेंगे E1, दैट इज इंड्यूस्ड EMF ऑफ कॉइल 1 या प्राइमरी इंड्यूस्ड EMF, प्राथमिक कुंडलन में प्रेरित EMF इसको बोलेंगे। देन अब ये जो फ्लक्स ∅1 हुआ है, यही फ्लक्स क्या करेगा, अब ये जो आपको बॉक्स दिख रहा है जिसको हम कोर बोल रहे हैं, ये कोर किससे बना होगा, सिलिकॉन स्टील, आपको बता चुका हूँ मैं। इसके कंस्ट्रक्शन अभी इसके बाद जब हम पढ़ेंगे ना अगली क्लास में तो बहुत अच्छे से क्लियर होगा क्या होता है, क्यों ऐसा लगाते हैं, बट अभी याद रखना है, मतलब आयरन है, आयरन है मतलब स्टील है, मतलब आयरन, आयरन इज़ ए मैग्नेटिक मटेरियल। तो ये जो कोर है
अब ये क्या करेगा, चुंबक चुंबक की तरह काम करेगा। मतलब अब इसमें भी क्या होने लगेगा, फ्लक्स का फ्लो होने लगेगा। तो कॉइल 1 का जो फ्लक्स है वो फ्लो होने लगेगा, सपोज 5, और इसका मैक्सिमम वैल्यू m। तो जब ऐसा फ्लक्स का फ्लो होगा तो अभी अभी हमने देखा कि किसी एक कॉइल का फ्लक्स जब दूसरे कॉइल के फ्लक्स में लिंक करेगा और वहाँ भी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा, तो इस दूसरे कॉइल में भी क्या होगा, एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा जिसको हम E2 बोलेंगे, दैट इज सेकेंडरी इंड्यूस्ड ईएमएफ, द्वितीय कुंडलन में प्रेरित विद्युत वाहक बल, सेकेंडरी इंड्यूस्ड ईएमएफ E2 बोलेंगे। अब क्योंकि यहाँ लोड लगा हुआ है, सर्किट कंप्लीट है, तो इस इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण यहाँ एक करंट फ्लो होगा जिसको हम I2 बोलेंगे। I2 मतलब प्राइमरी सेकेंडरी साइड का। तो ये करंट और इस वोल्टेज, इस लोड के अक्रॉस हमें वोल्टेज मिलेगा, दैट इज V2। तो ये जो वोल्टेज है लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज मिलेगा, सेकेंडरी टर्मिनल का वोल्टेज बोलेंगे। यहाँ पर भी वही पैरेलल में जुड़ा हुआ है, यहाँ पर भी वो वोल्टेज मिलेगा, ये V1 हो गया। तो इस तरह से हमारा ट्रांसफार्मर काम करता है। सबसे पहले क्या हुआ, इस पोर्शन को देखिए आप, मैं आपको कुछ विजुलाइज कराता हूँ यहाँ, इससे आपको और क्लियर होगा। ये जो हमारा फर्स्ट पोर्शन है, इस पोर्शन को हम देख रहे हैं, इस पोर्शन में हमको दिख रहा है इलेक्ट्रिकल सर्किट, या इलेक्ट्रिकल आप बोल सकते हैं। ये पोर्शन पूरा का पूरा इलेक्ट्रिकल है, जहाँ तक ये क्या हुआ, E1 आया। देन जब ये फ्लक्स में कन्वर्ट हुआ और फ्लक्स में बदल करके दूसरे फ्लक्स को लिंक कराया, यहाँ से क्या बदल गया, ये बदल गया, ये मैग्नेटिक हो गया। क्योंकि हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड में करंट फ्लो हो रहा था, मैग्नेटिक फील्ड में फ्लक्स फ्लो हो रहा था। देन अगेन जब ये कॉइल 2 से लिंक हुआ, यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ हुआ, करंट आया, वोल्टेज आया, तो यहाँ पर फिर से क्या बदल गया, इलेक्ट्रिकल, या इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज बोलिए। तो इसका मतलब क्या है कि ट्रांसफार्मर हमने देखा था कि इट इज़ नॉट अ मशीन, इट इज़ अ डिवाइस। पहली क्लास में मैंने आपको बताया उपकरण है। तो अब आपको क्लियर हो रहा होगा कि इसे मशीन में क्यों पढ़ा जाता है। इलेक्ट्रिकल इनपुट दे रहे हैं, इलेक्ट्रिकल आउटपुट भी मिल रहा है, बट ये एनर्जी किस में बदल रही है, मैग्नेटिक एनर्जी में। देन मैग्नेटिक एनर्जी इज अगेन कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सो देयर इज ए कन्वर्जन। हालांकि इनपुट आउटपुट इज अनचेंज्ड बट देयर इज ए कन्वर्जन। तो इसीलिए हम इसको डिवाइस होते हुए भी हम पढ़ रहे हैं, कहाँ, मशीन में। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक हमारा पावर सिस्टम का ये भाग है। इसके बिना आप सप्लाई लाइंस और डिस्ट्रीब्यूशन हो चाहे ट्रांसमिशन हो, ये हम पूरा नहीं कर सकते। तो आई थिंक कि आपको ट्रांसफार्मर की जो वर्किंग है वो क्लियर होगी। V1 इज़ द इनपुट वोल्टेज, जब दिया तो करंट वहाँ जनरेट हुआ, इस करंट के कारण इसमें इसमें EMF जनरेट हुआ। EMF क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें फ्लक्स का फ्लो हो रहा है। जब ये फर्स्ट फ्लक्स इस आयरन कोर को क्या करेगा, मैग्नेटाइज करेगा, और ये फ्लक्स कहाँ जाएगा, कॉइल 2 में जाएगा। तो इस कॉइल 2 में, जो कि सेकेंडरी वाइंडिंग का कॉइल है, उस कॉइल में क्या करेगा, उस वही फ्लक्स लिंक करेगा और E2 बनाएगा, सेकेंडरी इंड्यूस्ड ईएमएफ। उस E2, क्योंकि यहाँ लोड लगा हुआ है, सर्किट कंप्लीट होने के कारण I2 आएगा, और ये I2 कहाँ फ्लो होगा, लोड में, जिसके अक्रॉस V2 वोल्टेज हमें मिलेगा। तो बोलने का मतलब ये है कि इनपुट साइड इज इलेक्ट्रिकल, आउटपुट इज इलेक्ट्रिकल, बट इंटरनली देयर इज ए कन्वर्जन विथ मैग्नेटिक, इसीलिए हम इसे मशीन्स में पढ़ रहे हैं। आई थिंक ये ट्रांसफार्मर का जो वर्किंग वाला भाग है ये क्लियर होगा। तो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इसका कंस्ट्रक्शन। थैंक यू वेरी मच।